हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी की फिर से एक नए क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है हम लोग एक नए सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। जिसमें हम लोग जो है पूरे ज्योग्राफी को, ओके, हम लोग इसमें पूरे ज्योग्राफी को क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, एमसीक्यूज जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। उसके बेसिस पे हम पूरे सिलेबस को, यानी कि जो भी ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। यानी कि ये जो क्लास है आपका, यह रिवीजन पर्पस से है। ठीक है, तो हम लोग इसे पूरे अच्छे से कवर करने वाले हैं, राइट। बात करें तो ये जो क्लास है, यानी कि हम ज्योग्राफी को कम से कम 5 क्लास में, राइट, पूरे ज्योग्राफी को हम 5 क्लास में जो है कवर करेंगे, इसके पूरे सिलेबस को, राइट। देखिए, अगर बात करें तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ओके, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका सिलेबस भले ही कंप्लीट हो चुका है बट आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये मेरा मानना है कि आप रिवीजन ज़रूर करें, ओके। चलिए, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें इस क्वेश्चंस को कराने का तरीका भी अलग रहेगा, ओके। चलो, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है आपका सोलर सिस्टम से, जो कह रहा है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, राइट। यानी कि कह रहा है कि ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार। ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि ये जो आपका यूनिवर्स है, यानी कि यह जो आपका ब्रह्मांड है, इसका जो परिकल्पना हुआ है, स्पेंड हुआ है, ये किस सिद्धांत के बेस पे जो है, किस सिद्धांत से संबंधित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखो, ध्यान से सुनो। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो तो सही में आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसका जो आंसर है ये है आपका बिग वैन थ्योरी, राइट। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर यहीं से अगर हम क्वेश्चंस, अगर हम लोगों को क्वेश्चन करना होता तो हम लोग इसको करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, रिवीजन, राइट। तो जब रिवीजन करना है तो हम पूछें आपसे कि ये बिग फैन जो थ्योरी है आपका, ये कब दिया गया था, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1927 में, ठीक है, 1927 में जो है आपका बिग बैंग थ्योरी जो है दिया गया था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है 1927 में आपका दिया गया था। अगर टीयर यहीं से पूछूं कि किनके द्वारा दिया गया था, तो ये जो दिया गया था उनका नाम था लेमेंत्रे, राइट। क्या नाम था, लेमेंत्रे नाम था। ध्यान से सुनिएगा, ओके। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ कि ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उनका नाम है हबल। ठीक है, हबल महोदय जो थे वो एक्सपेंडिंग यानी कि ब्रह्मांड की परिकल्पना के बारे में सर्वप्रथम बताया था, ओके। देखो, यहाँ से कितने डायमेंशंस जो हैं आपके क्लियर हो रहे हैं, ओके। अभी कुछ और डायमेंशंस आपका मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। अब वो क्या है, वह यह है कि अगर प्यारे हम आपसे पूछें या आपसे एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछ ले, ठीक है, या आपसे एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछ ले कि बिग बैंग थ्योरी जो है, सॉरी,
ये ब्रह्मांड परिकल्पना है, इससे रिलेटेड कितने सिद्धांत जो हैं देखने को मिलते हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इससे रिलेटेड आपको 3 सिद्धांत जो हैं देखने को मिलता है। ठीक है? कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अगर बात करूँ तो सबसे पहला ही सिद्धांत आपका बिग बैंग थ्योरी है। ओके? कौन है? बिग बैंग थ्योरी है, राइट? जस्ट वेट डियर। सबसे पहला ही सिद्धांत आपका बिग बैंग थ्योरी है। ओके? और सेकंड आपका आता है दूसरा नंबर पे स्टडी स्टेट, यानी कि क्या है? स्टडी स्टेट थ्योरी। समझना ध्यान से। स्तर राज्य सिद्धांत। स्टडी स्टेट थ्योरी यानी कि स्तर राज्य सिद्धांत। ओके? स्टेट थ्योरी। ओके? और थर्ड आपका आता है असमंदन सिद्धांत। ठीक है? क्या आता है? असमंदन सिद्धांत जो है आपका थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है? असमंदन सिद्धांत। ठीक है? तो ये 3 सिद्धांत जो है आपका एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड परिकल्पना से रिलेटेड है। किससे? ब्रह्मांड परिकल्पना से रिलेटेड आपको यहाँ तक देखने को मिलता है। अगर मैं बात कहूँ तो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, जो आपको ना समझ में आए। ठीक है? अगर बात करूँ तो ये प्यारा सा पिक्चर जो है आपको दिख रहा होगा, तो इस पिक्चर को देखते ही आपको याद आ चुका होगा, क्योंकि आप तो सिलेबस कवर कर चुके हैं कि इसका जो नाम है या ये क्या है। तो ये जो है आपका आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। हाँ? क्या है ये? ये है आपका आकाश गंगा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे। अगर हम बात करें तो इस आकाश गंगा में हमारे जैसे सोलर सिस्टम और हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, इतने प्लैनेट्स बहुत सारे छिपे हुए हैं। यानी कि बात करें तो इस आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम कुछ यूं इस प्रकार इतनी छोटी सी देखने को मिलती है, राइट? तो बात करें तो हमारी आकाश गंगा जो है, जिस आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम उपस्थित है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? उस आकाश गंगा का नाम क्या है? बताओ जरा मुझे। देखो, उस आकाश गंगा का जो नाम है, उसका नाम है मिल्की, राइट? मिल्की, मिल्की वे। ठीक है? क्या नाम है? मिल्की वे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मंदाकिनी, राइट? जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? मंदाकिनी कहते हैं। ओके? अब देखो डियर, ठीक है, चलो इस आकाश गंगा को अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखने में, मतलब देखने में दिख रहा है, राइट? तो अगर हम कहें प्यारे कि इसका केंद्र जो है, ये इसका जो सेंटर है यहाँ पे, इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं? इसके सेंटर को क्या कहते हैं? बताओ तो जरा। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मेरा एक जो वीडियोस है ज्योग्राफी का,
वो पूरा ज्योग्राफी का मैराथन है, राइट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दोनों जगह पे दे चुका हूँ। वहाँ से क्लिक करके जा करके एक 2x या 1.5x स्पीड में आराम से इजीली आप देख लोगे, तो पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमारे मिल्की वे जो है, हमारी जो आकाश गंगा है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, उसके सेंटर को क्या कहते हैं। तो उसके केंद्र या सेंटर को हम वल्ग कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? अम, वल्ग कहते हैं, राइट। ओके, क्या कहते हैं? वल्ग कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? वल्ग कहते हैं। ओके, अगर प्यारे यहाँ तक क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हो। ओके, देखो, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब चलो, और हाँ, जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हो उसको नोट करते चलना, उसको नोट करते चलना, ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो। यानी कि अगर इन सारी चीज़ों को नोट करोगे तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? शॉर्ट नोट्स आपके आराम से बनेंगे, राइट। चलो, एक दो पॉइंट और मिल्की वे से क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर प्यारे बात करूं तो ये अपना प्यारा सा जो मिल्की वे है, जिसे हम लोग आकाश गंगा यानी कि इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप की मैं बात करूं, जिसे हम लोग शेप कहते हैं प्यारे, शेप कहते हैं, आई मीन आकार की बात। आकार जो होता है हमारा इसका, ये होता है हमारा स्पाइरल। क्या होता है? क्या होता है? ध्यान से बताओ मुझे। स्पाइरल होता है, यानी कि हिंदी में बात करें तो हमारा होता है हिंदी में सरपीलाकार। शर्मिला मत सुनना, ये है सरपीलाकार, ठीक है। ओके, कैसा होता है? सरपीलाकार होता है, और इंग्लिश में इसे स्पाइरल बोलते हैं। ओके, यहाँ से प्यारे एक क्वेश्चन प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखो। एक पॉइंट और मैं क्लियर करूँगा और आपसे पूछूंगा यहाँ से मैं कि हमारे आकाशगंगा यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इससे नज़दीकी कोई और एक गैलेक्सी का नाम बताओ। जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे बड़ा हमारा है यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे आकाशगंगाएं जो हैं विद्यमान हैं। ओके, उसमें से एक आकाशगंगा अपना है मिल्की वे। इस मिल्की वे में एक छोटा सा सोलर सिस्टम हमारा है। ऐसे ही सोलर सिस्टम अनेकों इस आकाशगंगा में जो हैं विद्यमान हैं। ओके, सॉरी, अनेकों आकाशगंगा में हमारे सोलर सिस्टम जैसे अनेकों सोलर सिस्टम उपस्थित है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम अपना है। जिस सोलर सिस्टम में हमारा एक छोटा सा पृथ्वी है, और उस पृथ्वी में हम लोग उपस्थित हैं। ओके, तो वैसे ही हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो गैलेक्सीज है, उससे निकट यानी कि सबसे मतलब उसके सबसे करीबी। देखो डियर, आपके लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, बट कोई भी तो ऐसा एक फ्रेंड होगा जो आपके सम निकट होगा। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, तो उस गैलेक्सीज का जिसका नाम है, उसका नाम है आपका एंड्रोमेडा। ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट कर लेना। क्या है? हो सके तो नोट कर लेना। एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा। ओके, अब बात करें तो
आगे की रिसर्च के अनुसार अब आपकी गैलेक्सी का निकट गैलेक्सी एंड्रोमेडा को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इससे भी निकट कोई और गैलेक्सीज देखने को मिला है, इसलिए इसे आप अब नहीं मानेंगे। तो आपका राइट जो गैलेक्सीज है, अगर आप अभी तक यही जान रहे होंगे तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में उसे कट करके आप लिख लें गैनी, क्या क्या क्या, एक मिनट जस्ट वेट, ठीक है, कैनिस मेजर, राइट, ओके, कैनिस मेजर, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आपका सबसे निकट जो है गैलेक्सीज है मिल्की वे से। एंड्रोमीडा का अपने आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे से दूरी है जो 2.2 मिलियन है, राइट, 2.2 मिलियन लाइट ईयर है, ओके, 2.2 मिलियन लाइट ईयर। अगर वहीं बात करें कैनिस मेजर की तो इसका 42,000 लाइट ईयर आपका डिस्टेंस है हमारे आकाश गंगा से, हमारी गैलेक्सी से, ओके। तो अगर ऑप्शन में कैनिस मेजर रहे तो आप इसे टिक करोगे, और नहीं तो एंड्रोमेडा रहे तो आप उसे ही टिक करके आगे निकल जाओगे, राइट। यानी कि जो रहे ऑप्शन में दोनों में से कोई एक को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, राइट। तो शायद वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई के लिए, ओके। चलो आगे की क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, ओके ओके, हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स, ओके। आई मीन कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा है। प्यारे, एक बात ध्यान रखना, उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स और ये जो मून है, दोनों का मीनिंग इक्वल ही होता है। दोनों का कहने का भावार्थ जो होता है, तात्पर्य जो होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लीज़ फटाफट से मुझे बताओ कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट्स कौन है आपका। तो आपका सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जो है आपका जुपिटर है, ओके, क्या है, जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। बृहस्पति जो है आपका सबसे लार्जेस्ट, आई मीन सबसे बड़ा है, ओके, आकार की दृष्टि से रख, ओके ओके। चलो, अगर हम यहीं से आपकी कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ और क्वेश्चंस को क्लियर कर दूं जो एग्जामिनर अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो कैसा लगेगा। मुझे तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, राइट। देखो डियर, अगर हम बात करें तो इसका, ओहो सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। यहाँ से पूछा है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है, राइट। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ के मैं ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूज हो गया हूँ। यह जो है प्लैनेट्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स हैं यानी कि जो उपग्रह हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। पहले तो जुपिटर के पास था, लेकिन अभी 191 सैटेलाइट्स आपका सैटर्न के पास है, यानी कि शनि ग्रह के पास जो है आपको देखने को मिल रहा है, ओके।
इसलिए सॉरी डियर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। ओके। और सबसे ज़्यादा तो शनि के पास है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका जुपिटर आता ही आता है। और जुपिटर का एक प्यारा सा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो अक्सर एग्जामिनर के माइंड में ये नाम खटकते रहता है और आपसे पूछ लेता है कि गैनीमेड जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह का, किस प्लेनेट्स का उपग्रह है, सैटेलाइट्स है या मून है। तो नोट डाउन कर लेना गैनीमेड। ठीक है, क्या नोट करोगे? गैनी। ओके, नोट कर लेना। ओके। और ये सेकंड नंबर पे आता है, जो कि सबसे ज़्यादा तो हमारा सैटर्न के पास उपग्रह है, जिसकी बात करें तो 191 हैं। ओके। और दूसरे नंबर पे हमारा, टूवें नंबर पे हमारा ये जो महोदय हैं जुपिटर साहब, वो आते हैं। अगर बात करें तो वो कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर छल्ले लगे होते हैं, यानी कि वलय लगे होते हैं, तो वो हमारा शनि ही है, सटर्न ही है। ओके। फिर बात करें यहाँ से, तो आप यहाँ से और कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हो। तो कितने वलय प्राप्त होते हैं? तो 7 वलय आपको देखने को मिलता है। और ये जो वलय होते हैं किस चीज़ का होते हैं? तो आपका होते हैं छोटी बर्फ के टुकड़े के। ओके। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिए जाते हैं अक्सर, आपका ये जो बुध है, यानी कि मार्स, नहीं सर, सॉरी सॉरी, बुध मार्स नहीं होता है, यानी कि आपका जो बुध है और आपका शुक्र, वेनस, ओके, शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी मून, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। शून्य उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से, शून्य उपग्रह देखने को मिलते हैं। ओके। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया है, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका इंतजार कर रहा है। लो, अब लो यहाँ से जो पूछ रहा है उसका आंसर तो दिया करो कम से कम। ओके, इसका आंसर तो दे दिया करो। चलो बताओ फटाफट से। देखो पूछ रहा है, ऑन विच पाथ डू ऑल द प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके, अराउंड द सन। यानी कि कह रहा है कि जो सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं, किस रास्ते, पथ मतलब किस पाथ, पाथ पे घूमते हैं। ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, राइट, आकार पे ध्यान देना, आयताकार, ओके, और त्रिकोणीय पथ, त्रिकोणीय पथ। बताओ, मुझे उम्मीद है अक्सर बच्चे इलेक्ट्रिकल पाथ को ही चुनेंगे, और आपका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी ही है, इलेक्ट्रिकल पाथ, राइट। एक समय था जब सबसे पहले टॉलमी नाम का एक व्यक्ति, यानी कि टॉलमी जी थे, टॉलमी महोदय जिनका नाम था, उनका कहना था, किनका कहना था? टॉलमी का। ओके। इनका कहना था कि ये जो हमारा, जो अभी हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, इनका कहना था उस समय कि पृथ्वी केंद्र है। क्या? पृथ्वी केंद्र है, और इसके चारों ओर सभी प्लैनेट्स जो हैं चक्कर लगाते हैं। ठीक। फिर बाद में सेकेंड टाइम कुछ दिनों ही बाद, यानी कि 1543 में, 1543 में एक और व्यक्ति जो है आते हैं, जिनका नाम है कॉपरनिकस। क्या नाम है? कॉपरनिकस।
इनका कहना था कि सूर्य के चारों ओर सभी प्लैनेट्स जो हैं चक्कर लगाते हैं। ये भी थोड़ी बहुत गलत ही था, लेकिन फिर एक बाद में आते हैं जिनका नाम था हर्सिल। क्या नाम था? उनका नाम था हर्सिल। इन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम के बारे में इन्होंने ही नहीं बताया, यानी कि इन्होंने बताया 1805 में। कब बताया? 1805 में इन्होंने फाइनल जा कर के दे ही दिया। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नहीं है। आगे की ओर बढ़ोगे तो ये कुछ देखोगे प्यारी प्यारी चीज़ें, जो डायग्राम है आपके पूरे ग्रह के बारे में। यहाँ पे ये आपका सन है, जुपिटर है, फिर यहाँ से आपका बुध है, मंगल है, पृथ्वी है। ये सभी आपको ग्रह जो है देखने को मिलेंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ये लो, एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन शायद उम्मीद करेंगे कि आपके लिए उतना ज़्यादा कोई खास टफ नहीं रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, इन द सोलर सिस्टम एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन। ओके, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। क्या ऐसा होता है क्या सोलर सिस्टम में? इत्मीनान से क्वेश्चंस को सुने और पढ़ने की कोशिश करें, तब जाकर के समझ में आएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये सही नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि सूर्य से अधिक समीप के ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से दूर स्थित ग्रह चट्टान से बने होते हैं। क्या ऐसा भी कुछ है? चलो पहले अगले वाले। ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स में एक गैसीय प्लैनेट्स और एक सॉलिड प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जिसे बाहरी और अंतर्ग्रह प्लैनेट्स कहते हैं। आउटर और इनर प्लैनेट्स इंग्लिश में। प्यारे आगे के ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती है। हाँ, ये तो सही लग रहा है, चलो इसे सही मानता हूं, जबकि ये गलत है। फिर कह रहा है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सूर्य है यहाँ से, यहाँ आपका मरकरी बुध है, ठीक है, मार्स। और बुध जो है आपका कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? तो 88 दिन, नॉर्मल 88, 188 नहीं, नॉर्मल 88। उसके बाद ही आपका मंगल आता है, मंगल भी 224 दिन में लगा लेता है। फिर आपका अर्थ आता है, आपका पृथ्वी 365। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये ना कि घटता है। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर जो है राइट होने वाला है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो बेहतर, बेस्ट है, बेस्ट। आगे की ओर बढ़े। लो, आगे की ओर बढ़ा तो ये देखो क्वेश्चन आया आपके पास दौड़े दौड़े कि चलो भाई मुझे सॉल्व करो, फटाफट से करो। क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम इनकरेक्ट। ओके, बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? शायद नहीं। मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम? नहीं भैया, गलत हो। काहे इतना गलत बोलते हो? सेकंड है यहाँ पे कि गैनीमेड शनि का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ओहो, अभी तो आपने देखा कि नहीं भैया, गैनीमेड जो है ये जुपिटर के हैं और जुपिटर के सबसे बड़ा उपग्रह। ओके, नेपच्यून उप शून्य तापमान के मीथेन गैसों के छल्ले से घिरे हुए हैं। क्या ये सही है? मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत करके इसमें संभावनाएं दिख रही हैं। पहले तो चौथा तो देख लें। पहले
चौथा तो देख लें, फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं जो कि मैं आपको नहीं बताया था। यही करने के लिए ये आगे तो है, तो नोट कर लो, फोबोस और डिमोस मंगल के मात्र यही दो उपग्रह हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर दोनों सही हैं। यानी कि अगर दोनों सही हैं तो नीचे देखो, आपको कुछ कोट दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ सी इज द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ा गया, तो आगे की ओर लो क्वेश्चन आ ही गए। एक क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्षुद्र ग्रह की बात कर रहा हूं। क्षुद्र ग्रह होता है, ओके, किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, यह आपसे पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। ओके, ओके, यानी कि एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ शनि और बृहस्पति ग्रह, यानी कि सैटर्न जुपिटर के, मंगल और बृहस्पति, मार्स जुपिटर, पृथ्वी और मंगल, अर्थ मार्स, और शनि और अरुण, यानी कि सैटर्न अरुण। तो राइट, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे, सब जान रहे होंगे ऑप्शन बी इज द राइट। मंगल और बृहस्पति के बीच ही आपके एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है अगला, जो पूछ रहा है आपसे कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ओहो, इतना छोटा सा क्वेश्चन क्यों पूछते हो भैया? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं आपको। ओके, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इन द सन? श्वान, राइट। परमाणु संलयन, न्यूक्लियस फ्यूजन, परमाणु विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, और तांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तांत्रिक नहीं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो जानते हो ना। हम्म, चलो, परमाणु संलयन या विखंडन, मुझे कमेंट करना। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, और आगे ये क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन है सबसे प्यारा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में अच्छी भूमिका निभाएगा। पूछ रहा है कि विच ऑफ द प्लैनेट्स हैज द लोएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम। वाह वाह वाह, क्या बात है। निम्नलिखित में से किस ग्रह में सौरमंडल में सबसे कम घनत्व? निम्नलिखित में से किस ग्रह में सौरमंडल में सबसे कम ग्रह है, यानी कि किस ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे कम घनत्व है, डेंसिटी। मैथमेटिक्स तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा आपका। नहीं है तो फिर सुनो, ऑप्शन में है सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, यूरेनस। ओके, राइट। तो हमारा प्यारा आंसर होगा सबसे बड़ा, सबसे कम पूछ रहा है, लोएस्ट। तो सबसे कम जो है, जो पानी में समुद्र में ऐसे उठाकर यूं भीग दोगे तो तैरने लगेगा, वो अपना प्यारा है सैटर्न। अगर इसकी बात करें डेंसिटी की, तो 0.687 जीएम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 0.687, ओके। और सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ के पास है, जो 5.5 है। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ो और फटाफट से क्वेश्चंस को करो। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जो कि आपका इंतज़ार ही कर रहा था, और थोड़ा सा तो कठिन है, बट आपके लिए इजी ही है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज करेक्ट। पृथ्वी की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पृथ्वी की धुरी पर एक निश्चित रेखा जो अपने कक्षीय तल से कोणीय दूरी बनाती है, यानी कि कह रहा है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द फिक्स्ड लाइन विच मेक्स एंगल। नहीं भैया, ये तो नहीं लगता मुझको। फिर है कि पृथ्वी की धुरी एक निश्चित रेखा है जो अपने निश्चित रेखा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सुने हैं काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक सुने हैं। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा, वाव, नाम लिया और सामने उपस्थित, ये सही मानते हैं हम। बट थोड़ा सा अगला तो देख ले। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कह रहा है कि अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो कक्षीय तल से 23.5 डिग्री नहीं, झुकाव रहता है 23.5 डिग्री, लेकिन कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ये हमारा ऑप्शन डी, सी जो है राइट होगा। ओके, अगर पढ़े हैं तो इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा कि मैं बता रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा। चलो, लो आया अगले क्वेश्चंस की ओर में लेकर आपको। है कि डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, क्या? मेटल, क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर। क्या है इसका आंसर? होगा क्या आंसर होगा? आउटर कोर। ओके, चलो आ जाओ यहां देखो फटाफट से। ये लो, ये क्वेश्चन और आया जो कि बहुत ही अच्छा। भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, ओके, यानी कि द मोस्ट एबोंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ये क्रस्ट के बारे में जानते हो ना? मुझे उम्मीद है जानते होंगे। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा। ओसाल, ओ साल, ठीक है, ओ साल, यानी कि ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिका, ओके, ए से एल्युमिनियम, और क्या बताओ? ओ एस ए एल, और एल से क्या होता है? ओहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे तो ना ही ऑक्सीजन है ना ही सिलिका है, तो है आपका एल्युमिनियम, यह है आयरन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके थ्रू, सी है ये, ठीक है, इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो, राइट। चलो अब यहाँ इसको देखो, थोड़ा सा देखोगे बस, ज़्यादा देखने का खुद ही मन कर जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन करती है, भाई करेगी क्यों नहीं। द अर्थ रोटेट फ्रॉम, ओहो, किस दिशा में? ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। भैया दो तो ये कट कर ही दो, क्योंकि इससे मुझे कुछ लेना देना तो है नहीं। रहा दो, एलिमिनेट कर रहा हूं मैं। रहा दो, तो पश्चिम से पूरब इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ो, फटाफट से बढ़ो। ये लो, ये लो, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया लिख करके, ताकि ज़्यादा टाइम आपसे ना लूँ, जो कि आप अच्छे से समझ पाओ। ये देखो 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 देखो, कह रहा है कि पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होता है कितना होता है? त्रिज्या समझते हो? ये पृथ्वी कुछ इस भांति आपका दिखता है, ओके, वृत्त। तो यहाँ से सेंटर से और छोर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, और इस छोर से इस छोर की दूरी को, इस छोर से इस छोर की दूरी को हम डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपका रेडियस, यहाँ से इसकी दूरी है आपका 6371 किलोमीटर। नोट कर लेना, 6371 किलोमीटर। फिर पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास की बात करूं, तो 6 × 10⁻24 kg है, ओके। प्लायन वेग जो है, प्लायन वेग
वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी की एज की मैं बात करूं तो 4.5 अरब वर्ष जो है आपको देखने को मिलता है। इसमें ग्रेविटी जो है रोटेशन करता है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से। घूर्णन जो करता है हमारे पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किसने साबित किया? लियोग। ठीक है, फिर बात करें यहां से, इसकी आकृति जो है लद्वास गुलाब है। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है, ओके, और ये देखो भूमध्य रेखा, ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से जानते होंगे। बस यहाँ तक मुझे बताने का पर्पस था, मैं बता करके फटाफट से आगे की ओर बढ़ता हूँ। लो, मैं तो बढ़ाया। चलो यहाँ आओ और इसे देखो ज़रा। देखा? चलो देखा तो फिर फटाफट से बताओ क्वेश्चंस का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena can be attributed to the rotation of the earth, यानी कि निम्नलिखित में से किस घटना को पृथ्वी के घूर्णन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में वायु की दिशा का विचलन, दिन और रात का निर्माण, दिन और रात का निर्माण, ऋतु का नहीं, ग्रहों का बनना। तो ग्रहों का बनना, एक मिनट, ग्रहों का बनना, ठीक है, ठीक दक्षिण, ए और बी जो है आपका सही जवाब होगा। ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। और लो, ये क्वेश्चंस आपके पास रहा। ये क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो ये क्वेश्चन आपके पास देखो। क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितना गति से परिक्रमा करती है? मिनट, अगर हमें घंटा में मालूम हो, जबकि मैं पहले ही बताया कि 1678 प्रति घंटा से ये घूमता है, तो हम 60 से अगर भाग दे देंगे तो मिनट भी निकल जाने चाहिए। मिनट भी निकल जाने ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये जो है सही आंसर होगा। आप जो है कैलकुलेशन कर लियो, ठीक है, पक्का कर लेना भाई, ठीक है, करके देख लेना तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ से कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है कितना बार? एक बार ही कर पाएगा ना, ये एक बार करने में ये 27 दिन लेता है। ये 27 दिन लेता है, राइट। चलो ये लो फटाफट से अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड किया ताकि आपका भी टाइम बचे। ओके, यहां से ये क्वेश्चंस को देखो। लो, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये तो अभी तो मैं बताया, माइनस में नहीं होता है, तो माइनस वाला हटाओ, ये आपका सही आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा, लो फटाफट से देखो, जल्दी से देखो। तो यहां से कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? लो भैया, ऐसा भी पूछना था क्या? ये भी पूछने वाली बात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2.4%। ओके, 2.4%। स्थान पे 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। पॉपुलेशन से के रिलेटेड 2nd नंबर पे हो चुका है। ओके, और पूरी एरिया, जोग्राफिकल एरिया की मैं बात करूं तो 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, और नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, राइट। अब चलो आगे की ओर बढ़ो। बस एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे।
विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? क्षेत्रफल के संदर्भ में, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, कुछ कहने की बात तो नहीं है। राजस्थान इज द राइट आंसर। ओके, जिसका एरिया की बात करें तो ये आपका है 3400। कितना? 3400, सॉरी 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 सॉरी, 3,42,000। क्या? 42,000। ओके, 3,42,239 किलोमीटर, राइट। अगर मैं बात करूं तो इसके बाद कौन आएगा सेकंड नंबर पे? तो मध्य प्रदेश, याद रखना। सेकंड नंबर पे, सेकंड, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, इरेज कर दूं फिर मैं अच्छे से लिख पाऊं। सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे एचपी, एमएच, ओहो, और फोर्थ नंबर पे आपका बगल का अभी महाकुंभ जहाँ लगा है यूपी। क्या है? यूपी, राइट। आंध्र प्रदेश नहीं, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है जिसके कारण हिमाचल लिखा गया, यूपी। और 5वें नंबर पे जो आपका आता है, क्या 5वें नंबर पे जो आपका आता है वो आपका आता है गुजरात। सबसे छोटा की मैं बात करूँ तो गोवा है। गोवा की जो एरिया है वह 3702 है, गोवा। ओके, चलो, और ये लास्ट क्वेश्चंस करो, फिर क्लास को यहीं पे हम द एंड करते हैं और बाय बाय टाटा करेंगे, राइट। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट से। भारत का तट रेखा का माप, द मेजरमेंट ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। चलो बताओ फटाफट, कितना है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस इसमें कुछ दिगड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे, ये आपसे मैं 21 क्वेश्चन लगभग कराया और पूरे ज्योग्राफी की इस सोलर सिस्टम की कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का मैं पूरा पूरा कोशिश किया। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़, अगर ऐसा ही कुछ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते, और घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप फटाक से चले आओ। और वीडियोस तो अच्छी लगी ही होगी तो लाइक तो ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद। बाबा डियर स्टूडेंट एंड लव यू।